दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे आपसे कि एक 28 साल की खूबसूरत लड़की ने एक 60 साल के अधेड़ उम्र के चौकीदार से शादी कर ली और सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि शादी के 10 दिन बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे शहर की नींव हिला दी थी। लोगों ने कहा कि ये लड़की लालची है, किसी ने कहा यह सब दिखावा है, किसी ने कहा यह तो कोई गहरी साजिश है। लेकिन जब एक भूली हुई डायरी मिली और उसमें लिखा गया हर शब्द सामने आया तो हर किसी की रूह कांप गई। दोस्तों, कहानी में ऐसा रहस्य छुपा है जो सोच से भी परे है। यह सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, यह सवाल है इज्जत का, वजूद का और उस भूतकाल का जो किसी का पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, नाम था शंभुनाथ यादव, जिसकी उम्र लगभग 60 साल। एक सरकारी अस्पताल में नाइट के चौकीदार थे। निहारिका सेन, जिसकी उम्र 28 साल, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर खानदान की लड़की थी। दोस्तों, शंभुनाथ यादव की जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं था। दिन भर खादी का झोला लिए बूढ़ी माँ की दवाइयों की लाइन में लगते और रात में सरकारी अस्पताल के गेट पर कुर्सी डालकर बैठ जाते थे। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, आंखों में थकान और बदन में वो ठंडक जो जिंदगी भर की तन्हाइयों से आती थी। दोस्तों, एक रात जब वह अपनी ड्यूटी पर था, अस्पताल के सामने एक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। वह भागकर उसके पास गया, उसके माथे से खून बह रहा था। बिना देर किए शंभू ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की किसी सदमे में है। दोस्तों, होश आने पर वह बस इतनी सी बोल पड़ी, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे मार देंगे। दोस्तों, शंभू ने कुछ नहीं पूछा। अगले दिन अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया, लेकिन लड़की ने FIR करने से मना कर दिया। दोस्तों, शंभू ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम निहारिका बताया। कुछ दिनों तक निहारिका वहीं पर रही। शंभू दिन में उसके लिए खाना लाता और रात को वही अस्पताल के लॉन में उसकी देखभाल किया करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोश रिश्ता बनता गया। निहारिका अक्सर पूछती कि शंभू जी, आपने मेरी मदद क्यों की। दोस्तों, शंभू बस मुस्कुरा देता था, कभी मेरी बेटी होती तो शायद ऐसा ही करता। एक दिन निहारिका ने उसके सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा कि मुझसे शादी कर लीजिए। शंभू ने हंसकर जवाब दिया, बेटी, ये कैसा मजाक कर रही हो। लेकिन निहारिका बिल्कुल गंभीर थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मेरे पीछे फिर वही लोग आएंगे। कम से कम आपसे शादी अगर कर लूँगी तो मैं किसी की कहलाऊंगी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो शंभू का दिल हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह तो करे तो क्या करे। यह लड़की कौन है, क्या है और क्यों है। लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह झूठा नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर शंभू ने एक शर्त रखी कि शादी होगी, लेकिन तू जब चाहे मेरे साथ रह सकती है, जब तू ठीक लगे जा सकती है। मैं कोई सवाल नहीं करूँगा तुमसे। दोस्तों, शादी बेहद सादगी से हुई। सिर्फ 2 गवाह थे, एक अस्पताल के नर्स और एक कंपाउंडर था। निहारिका अब निहारिका यादव बन चुकी थी। लोग हैरान थे, परेशान थे। शहर में खुसुर फुसुर होने लगी थी। इतनी खूबसूरत लड़की, इस बूढ़े से क्यों शादी की। लेकिन निहारिका ने कभी कोई सफाई नहीं दी। वह दिन भर घर के छोटे मोटे काम किया करती थी। शंभू के लिए चाय बनाती और शाम को मंदिर चली जाती। शंभू ने कभी कुछ नहीं उससे पूछा था। लेकिन सब कुछ इतना शांत भी नहीं था। एक दिन जब शंभू रात की ड्यूटी से लौटा तो देखा निहारिका घर पर नहीं है। दरवाज़ा खुला था, घर का सामान वैसा ही था, बस बिस्तर पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी पर लिखा था, मेरे मरने से पहले ये पढ़ लेना। शंभू के हाथ कांपने लगे। उसने पहले पन्ने पर लिखा देखा, सच्चाई जो मैंने तुमसे छुपाई। डायरी के अंदर जो लिखा था उसने शंभू के पैरों तले दोस्तों जमीन खिसका दी। मेरा नाम निहारिका नहीं है, मैं झारखंड के एक बड़े राजनेता की नाजायज औलाद हूँ। मेरी माँ एक नौकरानी थी। मैंने अपनी माँ को अपने सामने आत्महत्या करते हुए देखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक गुनाह के सबूत के तौर पर देखा था। मैं वहाँ से भागी, छुपी और बहुत सालों तक गुमनाम रही। और कुछ लोगों का डर था कि मैं अगर जिंदा रही तो उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे मारने की कोशिश की गई और धमकी दी गई, लेकिन आपने मेरी जान बचाई थी। मैंने आपसे झूठ बोला कि शादी इसलिए चाहिए ताकि मैं बच जाऊं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी। आप पहले इंसान थे जिसने बिना कुछ मांगे मुझसे इज्जत दी, छांव दी और सवाल नहीं किए। जब आप कहते थे बेटी, तो मेरा दिल रोता था, क्योंकि मैं आपको पति नहीं भगवान मानने लगी थी।
लेकिन अब जब मुझे पता चला कि मेरा पीछा करने वाले लोग मेरे पास पहुंच चुके हैं तो मैं फिर से भागूंगी। मगर इस बार आपकी जान खतरे में न आई, इसलिए मैं जा रही हूँ। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, अगर कभी मेरी परछाई लौटे तो प्लीज़ पहचानना मत, बस इतना जानना मैंने तुमसे प्यार किया था। उम्र का नहीं, उस एहसास का। शंभू उस डायरी को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। लेकिन यह कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आज भी हर पूर्णिमा की रात अस्पताल की पिछली दीवार पर एक परछाई जरूर नजर आती है, जो एक चौकीदार की खामोशी से बातें किया करती है। क्या वह निहारिका है? क्या वह लौटेगी दोबारा? या यह मोहब्बत की एक ऐसी परछाई है जो कभी पूरी नहीं होती? दोस्तों, उस रात के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया था। अनिल महज एक शौहर नहीं रहा था, वह हमीदा की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अब वह हवेली में चलता तो नौकर नौकरानी सिर झुका कर नहीं, बल्कि इज्जत से नजरें मिलाकर सलाम करते थे। और हमीदा उसकी आंखों में अब जो चमक थी वह सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, वो थी एक औरत की तसल्ली जिसने सालों बाद किसी को अपने दिल के करीब आने दिया था। लेकिन उस चमक के पीछे एक छांव भी थी, हवेली के उस बंद कमरे की। दोस्तों, उस रात के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया था। अनिल अब भी उस कमरे के बारे में सोचता था, वह कमरा जो हवेली की दूसरी मंजिल के एक कोने में था, जहां न तो कोई नौकर जाता था न कोई आवाज़ आती, बस एक रहस्यमयी खामोशी थी जो हर रात और गहरी हो जाती थी। तो एक सुबह हमेशा की तरह हमीदा ने अनिल को चाय के लिए बुलाया। आज उसने अपने बाल खुले छोड़े थे और एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी उम्र को झुठला नहीं रही थी। अनिल ने मुस्कुरा कर कहा, आप आज किसी कॉलेज के टीचर लग रही हैं और मैं आपका शरारती स्टूडेंट हूँ। हमीदा मुस्कुरा दी। तो फिर सज़ा के लिए तैयार भी हो जाओ स्टूडेंट साहब। दोनों की आंखें शरारत में थी और पल में हंसी मजाक मोहब्बत में तब्दील हो गया। दोस्तों, कमरे में मौजूद चाय की ट्रे से उठती भाप जैसी थी उनकी मोहब्बत भी धीमी, गर्म और हर सांस को भिगोती हुई थी। अनिल ने हमीदा का हाथ थामा। हमीदा, मुझे सब कुछ जानना है, उस कमरे के पीछे क्या है? मैं अब तुम्हारा हूँ तो फिर कोई राज भी नहीं होना चाहिए। हमीदा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सच में जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे मेरे साथ चलना, लेकिन याद रखना, जो जान लोगे उसे नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, रात 12 बजे हवेली की बत्तियां धीमी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन अनिल के दिल की धड़कनें गर्म और तेज हो गई थी। हमीदा हाथ में एक पुरानी चाबी लेकर आई और बिना कुछ कहे अनिल को हवेली की दूसरी मंजिल के उस बंद कमरे तक ले गई। ताले की कुंजी घुमाई और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराई। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में लाल रंग की हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। अनिल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। कमरे में एक पुराना झूला था, उस पर किसी लड़की की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में एक मासूम सी लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही कुछ खिलौने और एक टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स पड़ा हुआ था। अनिल ने धीरे से पूछा, ये कौन है? हमीदा की आवाज़ कांप रही थी। ये मेरी बेटी है, जरीन। अनिल जैसे सन्न रह गया। बेटी? उसने चौंक कर पूछा। हमीदा ने कहा, हाँ, ये मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे मैंने सब कुछ सबसे छुपा रखा। जरीन मेरी और मेरे पहले पति की बेटी थी, लेकिन एक हादसे में उसे खो दिया। इस कमरे में उसकी आखिरी यादें हैं। अनिल का गला सूख गया। तो आपने ये सब मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरे दर्द से डर जाओगे। मैं जानती थी कि तुम मजबूरी में इस रिश्ते में आए थे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। दोस्तों, अनिल ने हमीदा को गले से लगा लिया। पागल औरत, तुमने मुझे अपना समझा होता तो ये राज तुम अकेले न छुपाती। मैं भी अब तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अतीत का, तुम्हारे आज का और तुम्हारे हर आने वाले कल का। दोस्तों, कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अब डर नहीं था, मोहब्बत थी। दोस्तों, उसी रात हवेली का गार्डन हमीदा ने सफ़ेद शाल ओढ़ रखी थी और अनिल ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अब तो सब पता चल गया, कोई और राज छुपा है? अनिल के कान में फुसफुसा कर पूछा। हमीदा ने उसकी गर्दन पर होंठ रख कर कहा, एक ही राज बचा है कि मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लगी हूँ। अनिल ने उसे धीरे से झुका कर चूम लिया, और ये राज मैं दुनिया को बता दूंगा। तो अगली सुबह हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकती है।
एक आदमी उतरता है उससे। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था और आंखों में पुरानी दुश्मनी। वह बोला, मुझे हमीदा मलिक से मिलना है। मैं उसकी बेटी के बाप का भाई हूँ और कुछ पुराना हिस्सा। हवेली की सुबह हमेशा की तरह खामोश नहीं थी। बाहर खड़ी वो काली कार और उस आदमी की हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकी। एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, आंखों में पुरानी दुश्मनी थी। बाहर खड़ी वो काली कार और उस आदमी की भारी आवाज़ ने हवेली की नींव तक हिला दी थी। मुझे हमीदा मलिक से मिलना है, उस आदमी ने दोबारा कहा, इस बार और सख्त लहजे में था। हमीदा छत की रेलिंग पर खड़ी हुई थी। नीचे उसका अतीत फिर से उसके सामने खड़ा था, जिसका नाम था सलीम भाई, उसके पहले पति का बड़ा भाई। ड्राइंग रूम में हमीदा और अनिल आमने सामने बैठे हुए थे और सलीम एक पुरानी फाइल और एक खामोश गुस्से के साथ फाइल से कुछ कागज निकाले और मेज पर पटक दिए। उसने कहा, मैंने जरीन को नहीं मारा है अनिल, मैं उसे बचा नहीं पाई, यही मेरी सबसे बड़ी सज़ा है। सलीम चीख पड़ा, झूठ बोलती है ये, मेरी भतीजी को तुमने मारा है ताकि अपनी नई जिंदगी बना सको। वो बच्ची सिर्फ तुम्हारे प्यार की भूखी थी और तुम अपने महलों की दीवारें गिनती रही। हमीदा ने कांपती आवाज़ में कहा, जरीन बहुत बीमार थी, एक रेयर बीमारी। मैं उसे इलाज के लिए मुंबई भेजना चाहती थी, लेकिन उसके बाप यानी मेरे शौहर ने मना कर दिया था। उसे सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी रहती थी। एक रात जब मैं बाहर गई हुई थी डॉक्टर से मिलने, तब वो बच्ची घर में एकदम अकेली थी। नौकरों ने बताया था कि उसके बाप ने गुस्से में उसे मारा था, दवा न देने की धमकी भी दी थी और उसी रात जरीन की तबीयत बिगड़ी और वो चली गई। मैंने केस भी फाइल किया, लेकिन पुलिस में रिश्वत चली और फाइल बंद कर दी गई। सलीम ने कहा, तो फिर अब यह रिपोर्ट कैसे? हमीदा ने रूंधे गले से कहा, क्योंकि वो रिपोर्ट भी झूठी है और तुम्हें ये सब मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए किसी ने भेजा है। और वहीं से पर्दा उठता है। उसी वक्त हवेली का नौकर दौड़ता हुआ आया, बीवी जी, वो कातिल साहब आए हैं कुछ ज़रूरी पेपर्स लेकर। वकील ने अंदर आकर कहा, हमीदा मैडम, आपको शायद नहीं पता, लेकिन जरीन की मौत से पहले आपके पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, किसी सलीम नाम के आदमी के नाम। अनिल ने चौंक कर सलीम की तरफ देखा। अब सलीम का चेहरा उतर गया था। वकील ने फाइल में से एक और पेपर निकाला। उसमें दस्तखत अधूरे थे, लेकिन नाम साफ दिख रहा था। उसमें साफ लिखा था, सलीम अहमद। अनिल ने गुस्से में कहा, तो ये सब तुम्हारा खेल था? तुमने जरीन की मौत का झूठा नाटक फैलाया ताकि हवेली और जायदाद पर दावा कर सको। सलीम ने आंखें चुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा। भाई मर गया, भतीजी मर गई, तो क्या मैं भूखा मरूं? हमीदा उठ खड़ी हुई। जरीन के नाम की ये हवेली है और अब इसका हर कोना गवाही देगा कि उसकी माँ ने कैसे उसे खोया और कैसे उसकी याद को बचाया है। तुम जाओ सलीम, यहाँ अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। दोस्तों, सलीम ने गुस्से में फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाने से पहले उसने अनिल को घूरते हुए कहा, एक गरीब लड़का आजकल बड़े फैसले करने लगा है, संभल के रहना बेटा। शाम ढल रही थी, गुलाबी सूरज की किरणें हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। अनिल ने हमीदा का हाथ पकड़कर कहा, कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, अब इस हवेली में सिर्फ मोहब्बत रहेगी और जरीन की रूह को सुकून। हमीदा ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। अब जिंदगी शुरू करनी है अनिल, तुम्हारे साथ। अनिल ने मुस्कुरा कर कहा, तो चलिए बीबी साहिबा, आज से ये हवेली नहीं, हमारा घर है और मैं सिर्फ आपका माजी नहीं, मुस्तकबिल भी बनना चाहता हूँ। गुलाब के फूलों से सजी बालकनी में अनिल और हमीदा एक दूसरे की बाहों में समा गए और हवेली की दीवारों से पहली बार एक मीठी हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे जरीन की रूह भी मुस्कुरा रही हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।